सो हे नमस्कार जनता, दिस इज सादिया फ्रॉम एनआईटी रायपुर और आज हम कवर कर रहे होंगे कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग इन जस्ट वन शॉट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें और इस वीडियो के बीच बीच में आप हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का या फिर उसे नोट कर लें या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा हाँ, इस वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं उन्हें हम इनिशियली 10-10 मिनट की वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में कवर कर चुके हैं, तो ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट पेस होगी, तो बेयर कीजिए और रिवाइज कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट होता है वो होता है हमारा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हमें याद करने वाली चीज होती है वो क्या होती है? पहला बात होता है इसमें यू वर्सेस आर का ये कर्व, सबसे फेमस कर्व होता है। इसमें हमें याद क्या रखना है कि ये जो आर नॉट डिस्टेंस होती है इसे क्या कहते हैं? हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इतनी बात दिमाग में रखने के बाद अगला पॉइंट आता है कि ये जो पॉइंट होता है इस पे अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्शन होता है। इस कर्व के इस पार्ट में अट्रैक्शन डोमिनेट करता रहता है और इस पार्ट में हमारा रिपल्शन डोमिनेट करता रहता है। अच्छा, इसमें जो अगला पॉइंट है वो है हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग मीनिंग एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैप मीनिंग जब एक्सिस पैरेलल हो तो ओवरलैप। अच्छा ठीक बात, एक्सिस ओवरलैपिंग में जब पॉजिटिव ओवरलैप होता है तो हमें सिग्मा बॉन्ड देता है इस प्रकार का, और जब साइड वाइज ओवरलैप में हमारा साइडवाइज ओवरलैप में हमें पाई बॉन्ड देता है। पाई बॉन्ड की खास बात ये होती है कि दोनों न्यूक्लियस से पास होने वाली जो प्लेन होती है वो हमारी नोडल प्लेन होती है। अच्छा, इसमें एक आईएनए का कंसेप्ट आता है। आईएनए वो होता है जिसके अलोंग हमारी दोनों एटम्स जो है वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो। ठीक बात। अब इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हमारा 2px है, अगर वो एक्स एक्सिस आईएनए अगर उसमें एक्स एक्सिस होगी तो दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, और अगर आईएनए हमारी वाई एक्सिस होगी तो दोनों पाई बॉन्ड्स बना रहे होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा होगा। अच्छा, जो इसमें अगला टॉपिक होता है वो होता है, पहले हम टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल के टाइप्स थोड़ी देर के लिए रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे चलेंगे। तो डी ऑर्बिटल के टाइप्स में हमने पहले देखा कि डी ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा नॉन एक्सियल और दूसरा एक्सियल। नॉन एक्सियल जो होता है वो डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स होता है। इसमें खास बात क्या होती है कि नॉन एक्सियल होती है तो इनकी जो लोब्स होती हैं वो एक्सिस के बीच में होती हैं। इनके एक बार और याद रखना है कि जो एक्सिसेस होती है, जैसे एक्स वाई है तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस जो होगी उसकी नोडल प्लेन होगी। एक्सियल में क्या याद रखना है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लोब्स हैं, देखिए। और इसमें खास बात यह है कि वाई इक्वल्स टू प्लस एक्स और वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसमें इसकी नोडल प्लेन हो रही होगी। अच्छा, और डी जेड स्क्वायर में हमें क्या याद रखना है कि इसका लोब जो होता है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इसमें जो नोडल प्लेन पाया जाता है, नोडल कोनिकल प्लेन्स पाए जाते हैं, और इसमें जो एक्स वाई प्लेन होता है वो भी इसका नोडल प्लेन होता है। ठीक बात। अब हमें अच्छा हाँ, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो हमें क्या याद रखना है कि जैसे हमारा डी एक्स जेड है तो इसमें जो नहीं प्रेजेंट है, एक्स जेड की जगह क्या प्रेजेंट नहीं है? वाई। वाई नहीं प्रेजेंट है तो वाई के आईएनए के अलॉन्ग डेल्टा बना रहा होगा और एक्स या फिर जेड के अलॉन्ग पाई बना रहा होगा। ये छोटी सी बात, तो ये सबके लिए लागू होती है, वाई जेड और जेड एक्स के लिए, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के आप अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक बात। अब अगला टॉपिक जो इसमें आता है वो होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में सबसे पहली चीज जो हमें देखनी रहेगी वो है ये वाला ऑर्डर। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर डेल्टा, फिर पाई का। दूसरे नंबर पे हमें क्या याद रखना है कि पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, फिर एसएस ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ होता है जब सेम शेल नंबर होता है। फिर तीसरे नंबर पे अपन को इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, क्या तीसरे नंबर पे क्या रखना है कि छोटे ऑर्बिटल्स में बेटर ओवरलैप होता है। अच्छा, अगर हमें कंपेयर करना है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जब हमारी आईएनए गिवन है जेड एक्सिस, तो सबसे पहला स्टेप होगा हम दिखा देंगे कि इसमें कौन कौन सिग्मा बना रहे होंगे, कौन कौन डेल्टा और कौन कौन पाई। देखिए 2pz और 2pz सिग्मा, 2pz और ये सिग्मा बना रहा होगा। अच्छा, अभी dxy में अपन ने पढ़ा था कि जो नहीं प्रेजेंट है यानी z के अलॉन्ग ये डेल्टा बनाएगा और ये पाई बनाया, तो सिग्मा डेल्टा पाई अपन ने अरेंज कर दिया। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें ये दूसरा वाला पॉइंट कि पीपी एसपी फिर एसएस, तो इसमें देखिए पीपी वाला एसपी से ज्यादा होगा, तो अगर ये दोनों पॉइंट के बाद भी बच जाए तो वो तीसरा पॉइंट हम इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सा कि छोटे ऑर्बिटल्स में बेटर ओवरलैप हो रहा होगा। अच्छा ठीक बात। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें आता है वो कौन सा होता है? हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक पार्ट होता है उसमें आता है पहला हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का कंसेप्ट। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का फॉर्मूला जल्दी बता दीजिए, वो क्या होता है? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस निगेटिव चार्ज माइनस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फटाफट याद हो गया। अब इस पे एक फटाफट एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उससे पहले ये चीज रिवाइज कर लेते हैं। क्या चीज? कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है
तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। अच्छा, लीनियर sp का लीनियर, sp2 का प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का, इसमें हमारा रोल आता है। इसमें क्या हमें याद रखना है कि ये देखिए, ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड होता है ये pz प्लस dz स्क्वायर से बन रहा होगा, ठीक बात, यानी इसमें p कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अभी के लिए हमें क्या याद रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो हमेशा एक्सियल पे लगेगा, किसमें इस वाले में, ये कौन सा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पे बनेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 वाला पे, ठीक बात। अच्छा, sp3d का ऑक्टाहेड्रल होता है और sp3d3 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये याद कर लीजिएगा, ये शेप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तब इसका एक ओवरऑल एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओवरऑल एग्जांपल अपना ये रहा। ओवरऑल एग्जांपल में HCO2F2 का जैसे अपन को स्ट्रक्चर बनाने को मिला, जैसे अगर अपन को HCO2F2 का अगर स्ट्रक्चर बनाने को मिला तो इसमें क्या होगा, अभी हम लोगों ने याद किया कि जो अगर पहले इसका निकालेंगे हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xc पे कितना होता है, 8 होता है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होगा, प्लस तो फ्लोरीन का 2 ऐड हो जाएगा, 8 + 2 10/2 मतलब 5, 5 का मतलब sp3d, याद हो गया। अच्छा, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमेशा एक्सियल पे लाई करेगा। अच्छा, फिर जो बाकी जो है बाकी सबको यहाँ पे अरेंज कर दिया अपन ने, तो ये पार्ट हमारा वो वाला कवर हो गया। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है ये याद कर लीजिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर वाला एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे ऑक्टाहेड्रल में जब भी 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ जाता है तो उसे हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल XCF6 IF6-, XCF6 में अपन क्या करेंगे, Xc सेंट्रल मेटल एटम, FF ये सब किनारे किनारे होंगे, ये जो लोन पेयर होगा इस ऑक्टाहेड्रल को डिस्टॉर्ट कर देगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कोई भी एंगल इसमें नॉट इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्रीज में पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 0, ठीक बात। अब इसके बाद रिवाइज कर रहे होंगे। अच्छा, तो इसके बाद हम रिवाइज कर रहे होंगे ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट। ब्रिज बॉन्डिंग में क्या कंसेप्ट में आता है, जो सबसे फेमस ब्रिज बॉन्ड बनाता है वो हमारा होता है B2H6। B2H6 में हमें क्या याद रखना होगा कि B2H6 में ये वाला जो बॉन्ड होता है वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। अच्छा, और क्या याद रखना है, बोरोन, क्योंकि यहाँ पे 4 से बॉन्डेड है तो ये sp3 होगा। और एक बात याद रखना है कि ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड होते हैं, इस कारण बस हमारा जो B2H6 होता है वो लिविस एसिड होता है। लिविस एसिड क्या, लिविस एसिड का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल याद कीजिए, लिविस एसिड्स मीनिंग वैकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल को अपन कैसे रिवाइज करेंगे कि बोरोन किस स्टेट में है, यहाँ पे देखिए +3 स्टेट में, क्योंकि एक टाइम पे वो 3 से बॉन्डेड है, ठीक बात, फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड वाला कंसेप्ट से। तो एक टाइम पे 3 से बॉन्डेड, तो 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक चौथा ये जो प्रेजेंट है ये क्या दे देगा अपन को, वैकेंट ऑर्बिटल। तो B2H6 क्या बन गया हमारा, लिविस एसिड। अच्छा, इसके बाद हमें क्या याद रखना है कि थर्ड पीरियड, इसमें अपन एक जनरल वो दिमाग में बैठा लेंगे क्या कि अगर थर्ड पीरियड के बाद वाला जैसे उसमें 3D और 4D ऐसे d ऑर्बिटल्स तो प्रेजेंट होंगे, तो उसमें अपन को सोचना ही पड़ेगा अगर सेंट्रल मेटल एटम थर्ड पीरियड के बाद का हुआ तो उसको हम डायरेक्टली लिविस एसिड बोल देंगे, ठीक बात। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, देखिए इसमें 2 प्रकार के H हैं, BH, ये इसको कहते हैं हम लोग BH ब्रिज, और ये जो किनारे वाला होता है इसको BH टर्मिनल। तो हमें क्या याद रखना, BH ब्रिज इज ऑलवेज ग्रेटर देन BH टर्मिनल। किन 2 बातों के लिए, लेंथ और स्ट्रेंथ दोनों के लिए। क्या बोला हमने, लेंथ और स्ट्रेंथ दोनों के लिए। अच्छा, इसमें खास बात क्या बता दी, देखिए हम जनरली जानते हैं कि जब लेंथ बड़ा होता है तो स्ट्रेंथ कम होती है, परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक बात। अब इसमें हम बात कर रहे होंगे हमारे अगले ये फेमस वाला कंपाउंड की, वो हो रहा होगा हमारा BeH2 और हमारा AlCl3, ठीक बात। तो BeH2 और AlCl3 में हम क्या देख रहे होंगे, BeCl2 में हमें क्या याद, BeH2 में हमें क्या याद रखना है कि BeH2 में हमें याद रखना है कि ये वेपर फेज में डाइमर बना रहा होगा और सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर बनाता है, ठीक बात। क्या 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 क्या, वेपर फेज में डाइमर, सॉलिड फेज में पॉलीमर। अच्छा, AlCl3 के स्ट्रक्चर में हमें क्या याद रखना है, AlCl3 के स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है, देखिए सॉलिड में पॉलीमर, ठीक बात। अच्छा, AlCl3 में क्या याद रखना है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक बात। अच्छा, इसके बाद हमें रिवाइज करना होगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, तो इसे रिवाइज करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा कॉमन सेंस। इन सबको अगर हम बहुत ही कॉमन सेंस से देखें, आयन डाइपोल, इस पर अपन ने सेपरेट वीडियो भी बना के रखी है, अगर किसी को ज्यादा कंफ्यूजन हो तो वो भी देख सकता है। वैसे जनरली जो इसमें पूछा जाता है वो होता है इनका ऑर्डर हमें ज्यादा नहीं 1-2 बार लिखने और इनको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि आयन के बीच में आयन डाइपोल से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि डाइपोल में पार्शियली चार्ज होता है। ऐसे ही सब पे जब लॉजिक लगाएंगे, सबका लॉजिक अपन ने अलग वाली वीडियो में सेपरेट किया हुआ है, परंतु इससे भी काम चल जाएगा। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है, और हमें क्या याद रखना है, इनके रेडियस के पावर कितना से ये प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी है कि रेडियस के पावर 5 और रेडियस के पावर 7 नहीं होता है।
इसका मतलब कि ये शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ पे 1/r से स्टार्ट करेंगे, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r की पावर 3, 1/r की पावर 4, परंतु 1/r की पावर 5 नहीं प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो देखते हैं अपन का क्या आता है 1/r की पावर 6, फिर 1/r की पावर 6, 7 नहीं आता। ठीक बात। अब हमें एक बात और रिवाइज करनी है कि ये शुरुआत के जो दो हो रहे होंगे ये दोनों वंडरवॉल फोर्स नहीं होते हैं। वंडरवॉल फोर्स की बात जब छिड़ी गई है तो वंडरवॉल फोर्स में अपन को क्या याद रखना होगा कि वंडरवॉल फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होते हैं, मतलब जितना जिसका मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स। अच्छा, इसके बाद हम रिवाइज कर रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, H और X होता है। X अपन क्या याद रखेंगे, X जो होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CCl3 CF3। आपके सिलेबस में बस यही जो होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली शो कर रहे होंगे। अच्छा, हमें एक बात और याद रखनी है क्या कि KHF2 में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड अभी तक पाया गया है। और क्या याद रखनी है कि अगर KHF2 में HF माइनस का अपन को स्ट्रक्चर बनाने को दे दे तो इसमें याद रखना है कि फ्लोरीन जो होता है वो हमेशा खोपड़ी पे प्रेजेंट होता है। ये बात याद होने के बाद अपन चलते हैं, अगर हमको इसका वो दे दे क्या कि कंपैरिजन वाला पार्ट कि किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो अगर इसमें हमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस देते तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना होगा कि जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। इसका क्या मतलब, जो हाइड्रोजन होगा उस पर ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब डोनेशन एबिलिटी ज्यादा। अच्छा, अब इसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी रहती है, अच्छा हाँ, तो इसके बाद जो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इंटर और इंट्रा वाला। इंटर कौन होते हैं, इंटर सेम मॉलिक्यूलर में, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मीनिंग सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हम देखिए 3-4 पॉइंट याद कर रहे होंगे कौन कौन से, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और वोलेटाइल नेचर। इन सब में किसका ज्यादा होता है, तो देखिए अगर मेरी बात मानेंगे हमको तो बस यही याद है कि वोलेटाइल नेचर केवल इंट्रा का इंटर से ज्यादा होता है, बाकी सब कुछ इंट्रा से ज्यादा लगता है। अच्छा, जो अगला पॉइंट हो रहा है वो हमें याद करना है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों को जनरली क्या याद रखता है कि जितने लोन पेयर्स उतना नहीं, परंतु इसमें जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साइट्स प्रेजेंट है वो क्या, जैसे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 4 तो होगा ही, प्लस ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, मतलब इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना होगा, 6 होगा। अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा होगा वो हो रहा होगा हमारा बेंट्स रूल और ड्रैगोस रूल। अच्छा, बेंट्स रूल में हमें क्या याद रखना है, बेंट्स रूल जो होता है वो ये होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा उस ऑर्बिटल की परसेंटेज एस कैरेक्टर घटाता है जिससे वो बॉन्डेड होगा। अच्छा, इसमें और हमें 2 पॉइंट्स क्या याद रखने होंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो हमेशा लेस परसेंटेज एस वाले से ओवरलैप करता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा मोर परसेंटेज एस वाले से ओवरलैप होता है। तो अभी तो हमने देखा कि बेंट्स रूल हमेशा घटाता है, तो देखिए ये लेस एस से वैसे ही और ओवरलैप्ड है और ये उसकी एस कैरेक्टर और घटा रहा है। तो इसमें हम एक स्टेटमेंट याद रखते हैं, वो क्या होता है कि ये गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाता है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट जो आता होगा वो होता है हमारा ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल किन के लिए अप्लाइड होता है, ड्रैगोस रूल हमारा होता है 3rd पीरियड एंड बिलो वाले एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, ड्रैगोस रूल में हमें क्या याद रखना होगा, ड्रैगोस रूल में बस इतना ही याद रखना है, ड्रैगोस रूल में बस इतना ही याद रखना है कि इनमें देखिए ये जो 3rd पीरियड के बाद वाले जो ये हैं इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। इनमें क्या करते हैं कि इनके जो रेड से मार्क्ड है ना, ये सब जो 3rd पीरियड के बाद वाले हैं इन सब का बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। यही होता है हमारा ड्रैगोस रूल। अच्छा, इसके बाद तो इसके बाद हमें जो अगला 2 पॉइंट्स रिवाइज करना है वो होता है कौन सा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल वाला। बॉन्ड लेंथ में हमें क्या याद रखना है, बॉन्ड लेंथ में हमेशा ये सीरीज में याद रखिएगा। सीरीज में कैसे कि देखिए बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स होता है। फॉर एग्जांपल HF और HCl में देखिए Cl का बॉन्ड लेंथ, Cl का साइज क्योंकि ज्यादा तो HCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा HF से। दूसरा पॉइंट, अगर साइज ऑफ बॉन्डेड एटम सेम हो जाए तो दूसरे पॉइंट पे कूदिएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल O2 और O3 का, O2 और O3 में O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2, O3 का 1.5। ठीक है, ये अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी इसको देख लेंगे। तो और देखिए क्योंकि इसका क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर कम है तो ये ज्यादा होगा क्योंकि, ठीक बात। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, अगर ये दोनों चीज आपस में सेम, मतलब ये दोनों चीज सेम हो जाए तो तीसरा पॉइंट हमें जो इसमें इस्तेमाल करना है वो क्या है, परसेंटेज एस का। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रिवाइज हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो होता है हमारा बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल में हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। क्या 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 चेक ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ पे BeCl2 और BeCl3 का दे रहा है, अगर हमें BeCl2 और BeCl3 का दिया हुआ है तो BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। BeCl2 का जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा वो हो रहा होगा हमारा sp,
BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp है और BeCl3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो क्योंकि sp का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, sp2 से ज्यादा जो 120 होता है, तो इसलिए BeCl2 का एंगल। तो अगर सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, क्या बोलते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेम हो जाए तो उसके बाद अपन जो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं वो कौन सा होता है, चेक लोन पेयर। अगर लोन पेयर, तो हमें ये बात याद होनी चाहिए क्या कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसका एग्जांपल कैसे, मान लीजिए हमारा H2 और NH3 अपन को दिया हुआ है, तो H2 और NH3 के दोनों का टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल में, परंतु इसमें देखिए इसमें 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें 1 लोन पेयर। तो हमें ध्यान क्या रखना होगा कि ये 2 लोन पेयर इस वाले एंगल को ज्यादा दबाएगा क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा इन कंपेरिजन टू हमारा NH3। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो अगला पॉइंट जो होता है उसमें क्या याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। देखिए सराउंडिंग एटम जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल को पुश करेंगे फैलने के लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो याद रखिएगा ये सेम, तो ये अगर ये दोनों सेम तो इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम रिवाइज कर रहे होंगे एमओटी के कंसेप्ट को। एमओटी के कंसेप्ट में क्या हो रहा होगा कि अगर हमारा Z लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा हाँ बच्चे ये वाला पॉइंट भूल जाते हैं कि यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेजेंट होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू लेस देन वाले में प्रेजेंट होता है। तो हमें देखिए सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो जो 2p वाला जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो कैसे होता है 2 1 2 1। इसके लिए याद रखिएगा 2 1 2 1 कैसे, पाई 2p, देखिए 1 2 1 2 1, ठीक बात। इससे तो इसमें पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz और ऐसे ही पाई स्टार, ये जो स्टार वाले होते हैं वो हमारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, इसके बाद जो हम अगला पॉइंट रिवाइज कर रहे होंगे, अगर z ग्रेटर देन 7 है तो इतना चीज 2s तक का तो इसमें भी सेम होगा। कौन सा 2s तक का भी इसमें सेम होगा, परंतु डिफरेंट क्या आएगा 1 2 1 2 का, मतलब जो 2p का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है वो 1 2 1 2 टाइप का बनता है। मतलब यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले, फिर पाई 2px, फिर पाई 2p, फिर ऐसे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा, इसके बाद हमें याद रखना होगा ये वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू NB माइनस NA, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके बाद हमें याद रखना होगा क्या चीज, अच्छा तो इसका पहले हम एक एग्जांपल देख रहे होंगे, जैसे नाइट्रोजन N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 मतलब कम वाला चेक पॉइंट यहाँ पे दिमाग पे आ जाना चाहिए, मतलब 14 माइनस 8। अच्छा हाँ, पहले हम माइनस 8 क्यों किए, क्योंकि देखिए सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s है, सिग्मा 2 स्टार 2s, इन सब में तो जो कैंसिल होगा, देखिए जितने बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस करने के बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बने उसे हम P वाले में कर रहे होंगे। P वाला 14 मतलब 2 1 2 1, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, तीनों जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में, तो 6 माइनस 0 ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल्स टू 3, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक की बात आ जाती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग से जब भी इलेक्ट्रॉन निकले, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो इसलिए क्या होगा हमारा प्लस 0.5 हो जाएगा किसमें, बॉन्ड ऑर्डर में। और हमें क्या रखना है कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाए तो माइनस 0.5 कर देना बॉन्ड ऑर्डर में से, ठीक बात। ये बात याद होने के बाद, अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अब अगर यही चीज हम बॉन्डिंग के लिए अप्लाई करें कि बॉन्डिंग अगर मान लीजिए N2 का है और उसमें अगर बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, N2 में से, देखिए बॉन्डिंग में से अगर हम N2+1 बनाए तो बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा है, मतलब माइनस 0.5 बॉन्ड ऑर्डर में करेंगे। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात आ गई, तो स्टेबिलिटी हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। क्या स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर दो स्पीसीज का सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब जिसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग वो कम स्टेबल। अच्छा, इसके बाद जो हमें रिवाइज करना होगा वो क्या होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3, इसमें कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है, वो हमारे सिलेबस का उतना मेजर पोर्शन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा, इसमें याद क्या रखना है, इसमें जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं। नॉन बॉन्डिंग का कैरेक्टर एकदम एंटी बॉन्डिंग की तरह होता है, तो अभी हम लोग ने जो ऊपर शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो नॉन बॉन्डिंग के साथ भी लगा सकते हैं एंटी बॉन्डिंग की तरह। अच्छा, अगला पॉइंट जो होगा वो हम रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू n+2, यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ठीक बात। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाईमैग्नेटिक। ये छोटी सी बात करने के बाद अपन यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, क्या कि अगर पूरे स्पीसीज का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर 10 या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 16 आ जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, ओवरऑल स्पीसीज को पैरामैग्नेटिक। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको जनरली हेल्प कर सकती है।
अच्छा, इसके बाद हम रिवाइज कर रहे होंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल से ही फटाफट रिवीजन हो जाएगा। क्या कि जैसे हम लोग ने SO2 का एग्जांपल लिया, तो SO2 में सेंट्रल मेटल एटम का इसमें 3 स्टेप होता है। पहला सेंट्रल मेटल एटम के उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3s2 है, यहाँ पे 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4+4 शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद के चला जाएगा, ताकि 3, देखिए 3 यहाँ पे है प्लस चौथा, मतलब 4 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो गया। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। हाइब्रिडाइजेशन इसका 1 2 3, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो sp2 का मतलब फिर इसको एक s और 2p यहाँ पे ओवरलैप कर रहे होंगे, sp2 यहाँ पे अलग हो गया। फिर यहाँ पे अपन ने देखा कि 3p में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में 2p में क्योंकि ऑक्सीजन 2 बना रहा है, तो वहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड बनेगा 2p पाई 3p पाई, और दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा 2p पाई 3d पाई। अच्छा, इसको रिवाइज करने के बाद अपन बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट पे चलते हैं। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या कहता है? बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट में ये होता है कि देखिए जैसे हमारे यहाँ पे बोरोन है और यहाँ पे हमारा क्या है फ्लोरीन। बोरोन और फ्लोरीन में देखिए, क्योंकि जैसे हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स में पढ़ते हैं, तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि एक एटम जो होता है अपने एक इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स अपने एक इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बॉन्डिंग में। परंतु बैक बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता होगा जस्ट थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक, बट बैक बॉन्डिंग में सबसे फेमस एग्जांपल जो इसका हो रहा होगा वो हमारा BF3 BCl3 और Bi3 का लिविस एसिड। इसको देखने से पहले अपन एक छोटी सी बात रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या होता है कि छोटे ऑर्बिटल्स में हमेशा बेटर ओवरलैप होता है, इसलिए सेकंड पीरियड का जो बैक बॉन्ड होता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का जो बैक बॉन्ड होता है वो बेस्ट बैक बॉन्ड माना जाता है। जैसे अपन बोरोन और फ्लोरीन के लिए तो दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो इनका जो बैक बॉन्ड होगा वो बेस्ट होगा। इसलिए देखिए BF3 BCl3 और Bi3 में लिविस एसिड के कैरेक्टर अनुसार लिविस एसिड का स्ट्रेंथ जब अपन नापते हैं तो उसमें अपन को क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि जितने ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा होनी चाहिए, परंतु यहाँ पे क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के बाद भी बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरॉन की वैकेंसी को कम कर रहा होगा, तो इसलिए इसका एक्सेप्शनल ऑर्डर क्या जाता है Bi3 ग्रेटर देन फिर BCl3 फिर BF3। अच्छा, जो इसका सबसे अलग दूसरा एग्जांपल फेमस वाला होता है वो NCS3 होल थ्राइस और NiCS3 होल थ्राइस। इसमें क्या होता है, NCS3 होल थ्राइस का क्यों ज्यादा हो जाता है बैक बॉन्ड, क्यों ज्यादा हो जाता है लिविस एसिड कैरेक्टर, क्योंकि इस वाले में ये Si के वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट कर देता है, जिससे उसकी ये क्या बोलते हैं वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, वैकेंसी डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए ये बड़ा लिविस एसिड बन जाता है। अच्छा, इसके बाद हम रिवाइज कर रहे होंगे वो हो रहा होगा हमारा डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट। डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारा जनरली जो हम 11th में जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट पढ़े मेजर पोर्शन उसका उससे डील किया जाता है। परंतु इसमें एक और चीज याद रखनी है जो बच्चे अक्सर एग्जाम में भूल जाते हैं, वो क्या इसका साइन, ये डायरेक्शन। हम देखें बच्चों को जनरली इसी में कंफ्यूजन होता है, तो इसमें देखिए प्लस से निगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है। और इसमें एक बात याद रखनी है कि ये फिजिक्स वाला इसमें उल्टा होता है, फिजिक्स वाला जो साइन कन्वेंशन होता है उसमें उल्टा होता है, और म्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है Q/D। अच्छा ठीक बात, वेक्टर्स के रिजल्टेंट का हमेशा खेला होता है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एक ही एग्जांपल से कंप्लीट समझना चाहें तो वो क्या होगा हमारा PF2Cl3। पहला बात इसमें sp3d है, तो यहाँ पे एक्सियल पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे होगा, और ये जो बाकी ये तीनों प्रेजेंट होंगे, इसमें 2 पॉइंट्स हमको याद रखनी हो क्या, जब भी 2 वेक्टर 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। और दूसरा क्या, अगर 3 वेक्टर्स का एक सिस्टम है जो 120 डिग्री पे है तो उसका भी म्यूनेट जो हो रहा होगा वो 0 हो रहा होगा। अच्छा, इसमें जो स्टार एग्जांपल्स होते हैं उन्हें हम एक बार देख लेंगे। वो क्या होगा, जैसे हमारा OH और यहाँ पे मैं ये पैरा पे भी एक OH लगा दिया, तो इसमें हमें याद ये रखना है कि इसका म्यूनेट नॉन जीरो होता है। वो कैसे, क्योंकि देखिए इसमें जनरली बच्चे सोचेंगे कि OH है तो अपोजिट 180 डिग्री काट देंगे, परंतु इसमें देखिए O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और लोन पेयर्स का कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगा, तो वो सिर्फ तो इसलिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका जो नेट म्यूनेट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। वही बात अगर हम यहाँ पे CN अगर पैरा पे लगा दें तो हमें इसमें एक बात याद रखनी होगी कि क्योंकि यहाँ पे कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है दोनों में, तो 180 डिग्री होगा, तो वेक्टर्स का डायरेक्शन फिक्स हो जाने की वजह से अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा म्यूनेट क्या जाता है 0। अब हमें अगली पॉइंट जो याद रखनी है वो इसमें होती है
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को अपन कैसे याद रखते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का ये वाला फॉर्मूला, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के इस फॉर्मूले में क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड कौन वाला होता है, जो हमारा दिया हुआ होता है किसमें, क्वेश्चन में। म्यू थ्योरेटिकल क्या होता है, म्यू थ्योरेटिकल को अपन ने पढ़ा था क्या, क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी में जो क्यू होगा, क्यू को अपन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेंगे। वो कैसे, जैसे अपन ने मान लीजिए HCl का एग्जांपल ले लिया, तो HCl में देखिए क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, परंतु इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम उसमें टोटल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शेयर मान के यहाँ पे Q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। तो यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व्ड म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। अच्छा ठीक बात, अगली बात जो हम रिवाइज कर रहे होंगे वो हमारी लैटिस एनर्जी की बात हो रही है। लैटिस एनर्जी हमें याद रखना होगा, लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, और जितना ज्यादा साइज उतना कम लैटिस एनर्जी। अच्छा इसमें मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया LiF Mg F2 और AlF3, इनका हमें लैटिस एनर्जी के उसमें कंपेयर करना है। तो देखिए ये Li यहाँ +1 में है, Mg यहाँ +2 में है और Al यहाँ +3 में, तो +3 वाले का सबसे ज्यादा, फिर +2, फिर +1। अच्छा इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा होगा वो हमारा फजांस रूल। फजांस रूल क्या बताता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एन कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा इसमें हमें याद क्या रखना है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होता है। अच्छा इसमें एक और बात, जो सबसे फेमस दो शब्द होते हैं वो कौन से, पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन पावर जो होता है वो हमेशा कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए डिफाइंड होता है, और जो पोलराइजेबिलिटी होता है वो हमेशा एनायंस के लिए डिफाइंड होता है। अच्छा हमें अब इसमें याद क्या रखना होगा कि जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होता है वो हमेशा चार्ज बाय साइज के प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें Li Mg और Al3+ इन सब में अगर दिया हो तो देखिए Al3+ का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें चार्ज सबसे ज्यादा। अच्छा उसके बाद अपन देखेंगे कौन सा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी एनायंस में डिफाइंड होती है, वो क्या होती है, उन पे उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन देम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज। अच्छा फॉर एग्जांपल हमें N3- O2- और F- का अगर कंपेयर करने को दे दिया तो क्योंकि N3- पे 3- सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा जो इसमें हमारा अगला पॉइंट आ रहा होगा और हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी में अपन को क्या रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन के। मतलब M+, देखिए M+ अभी से मैं समझना चाहे तो देखिए जैसे CO3 - होना है तो CO3 में क्या हो रहा होगा, देखिए ये ऑक्सीजन M+ से जितना ज्यादा इसका पोलराइजेशन पावर होगा उतना ज्यादा इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा, उतनी जल्दी ये CO2 को रिलीज कर देगा। तो इसलिए जितना कम पोलराइजेशन पावर होगा उतनी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो अपन ने देख लिया क्या, पॉलीएटॉमिक के लिए ये बात याद रखिए, पॉलीएटॉमिक के लिए हमेशा जैसे हमें अगर इसका ये क्वेश्चन दे दिया कि Li2CO3 Na2CO3 और K2CO3 तो हमें पता है क्या कि देखिए पोलराइजेशन पावर जो होता है वो चार्ज बाय साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन पावर के। तो देखिए ये जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो उल्टा मतलब साइज अपॉन चार्ज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। साइज अपॉन चार्ज के प्रोपोर्शनल मतलब देखिए क्योंकि K2 का साइज सबसे ज्यादा Na से और Li से, तो अब साइज के देखिए साइज के ऑर्डर में अपन ने इसको प्लेस कर दिया। अगर हमें यहीं पे मोनो एटॉमिक जैसे आइटम्स दिए हुए तो थर्मल स्टेबिलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी का भी अपन ने पीछे पढ़ाई था, वो क्या होता है, चार्ज बाय साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा तो अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी का जो जनरल ट्रेंड होता है वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो जनरली हमारे डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज कर रही होती है परंतु इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं उसे हम एक ये शब्द के रूप में याद रखते हैं। वो शब्द क्या होता है, BE फॉक्स चूज फॉर फर्स्ट। एक बार और बोलिए हमारे साथ, BE फॉक्स चूज फॉर फर्स्ट। देखिए BE FOXCHOOSE फॉर फर्स्ट, F फॉर फर्स्ट, ठीक बात। अब इसका मीनिंग क्या होता है भैया ये बता दीजिए। तो इसमें मीनिंग में हमें बस ये याद रखना है कि BE फॉर बेरिलियम। तो बेरिलियम का देखिए सबका जैसे हमें याद किया कि सॉल्युबिलिटी का जो जनरल ऑर्डर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, परंतु बेरिलियम के फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स और हैलाइड्स के लिए बेरिलियम का सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाता है। इसका मतलब क्या भैया, जैसे अपन ने ये एग्जांपल ले लिया तो अपन ने अगर ये सेकंड ग्रुप के सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अगर लिखा तो देखिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज तो हो रहा है, देखिए MgF2 से फिर CaF2 फिर SrF2 फिर BaF2, परंतु BeF2 का एक्सेप्शनली ज्यादा हो जा रहा है। क्यों, अभी अपने यहाँ पे याद किया था क्यों, बेरिलियम के फ्लोराइड्स का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है।
अच्छा, तो उसके बाद हमें जो याद रखना है, उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये फर्स्ट ग्रुप मानने हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो हमारा जो ये ट्रेंड होता है ना, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब C फॉर CO3 2 माइनस, H फॉर HO3 माइनस 1, O फॉर ऑक्सलेट्स, S फॉर SO4 2 माइनस, F फॉर फ्लोराइड्स, और ये फर्स्ट मीनिंग हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो हमें क्या याद रखना है, जो जनरल ट्रेंड होता है वो क्या होता है कि ग्रुप डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज होता है, परंतु इन सब के लिए ये जो ये सब है, इन सब के लिए फर्स्ट ग्रुप के जो ये सब होंगे ना एस ब्लॉक के, ये सब के लिए जो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ कवर हो जाता है हमारा कंप्लीट एस ब्लॉक। और अगर आप इसे अच्छी तरीके से इतनी बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं छूटेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।